नाज़रीन, इसराइल के हालात यकसर बदल रहे हैं। नेतन्याहू एक ऐसे दोराहे पर खड़े हैं कि जहां आगे कुआं है तो पीछे खाई है। इन्हीं के पार्लियामेंट से उनके मुस्ताफी होने की करारदादें सामने आ रही हैं। उन पर इसराइलियों के कत्ल करने के इल्जामात लग रहे हैं। आज ही इसराइली अपोजिशन लीडर यायर लैपिड ने इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू से मुस्ताफी होने का मुतालबा किया है। इसराइली टीवी को इंटरव्यू में यायर लैपिड का कहना था कि नेतन्याहू इसराइली अवाम का एतमाद खो चुके हैं। वो वजीर आजम की हैसियत से मजीद काम जारी नहीं रख सकते। नेतन्याहू आलमी बरादरी और सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का भी एतमाद खो चुके हैं। इसराइली अपोजिशन लीडर ने मजीद कहा कि नेतन्याहू और इसराइली सिक्योरिटी हुकाम ने 7 अक्टूबर के हमलों में नाकाबिले मुआफी नाकामी का इर्तकाब किया है, जबकि नेतन्याहू की पार्टी ने अपोजिशन लीडर की जानिब से इसराइली वजीर आजम के मुतालबे को शर्मनाक करार देते हुए समाजी राब्तों की एप्लीकेशन पर जारी बयान में कहा कि जंग के हालात में इस तरह का मुतालबा इंतहाई शर्मनाक है। जबकि शर्मनाक क्या है वो तो आप इस रिपोर्ट से अंदाजा लगा सकते हैं। इसराइली फौज के हाथों हमास को यरगमाल बनाए गए अपने ही फौजियों के कत्ल पर ह्यूमन राइट्स वॉच ने रद्द-ए-अमल दिया है। ह्यूमन राइट्स वॉच के इसराइल और फलस्तीन के लिए डायरेक्टर उमर शाकिर ने अपने बयान में कहा है कि पहले गोली मारो फिर पूछो। इसराइली फौज का इकदाम इनकी दरीना मश्क की निशानदही करता है। उमर शाकिर का कहना है कि यरगमालियों के कत्ल का वाक़या गैर मुसल्लह लोगों पर इसराइल के गैर कानूनी तौर पर गोली चलाने का ट्रैक रिकॉर्ड भी जाहिर करता है। दूसरी जानिब अरब मीडिया का बताना है कि इसराइली यरगमालियों के कत्ल के बाद बाकी मुग़वियों की रिहाई के लिए हमास के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए नेतन्याहू हुकूमत पर मजीद दबाव बढ़ा रहा है। इसी के साथ नए तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि इसराइली फौज के हाथों मारे गए यरगमाली सफेद परचम थामे हुए थे। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि इसराइली फौज के हाथों मारे गए इसराइली यरगमाली सफेद परचम थामे हुए थे, लेकिन हमास से खौफजदा इसराइली फौज ने अपने शहरियों को पहचानने की भी जहमत न की। जबकि तर्जुमान इसराइली फौज ने कहा कि तीनों इसराइली मुग़वी कैद से फरार हुए और इस दौरान इसराइली फौज ने इन्हें हमास के साथी होने के शुबे में मार डाला। अब तो पोप फ्रांसिस ने भी इसराइली कार्रवाइयों को दहशतगर्दी करार दिया है। उन्होंने इतवार के रोज एक बार फिर कहा है कि इसराइल गजा में दहशतगर्दी के हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने इसराइली फौज की तरफ से एक गिरजाघर के अहाते में पनाह लेने वाले 2 मसीही खवातीन की मुबैना कत्ल की मजम्मत भी की। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक अपने हफ्तावार दुआया तकरीब में पोप फ्रांसिस ने लातीनी पैट्रियार्केट ऑफ यरूशलेम के इस वाक़े के बारे में एक बयान का हवाला दिया जो मुकद्दस सरजमीन में कैथोलिक अथॉरिटी है। उन्होंने कहा कि इसराइली अफवाज के एक स्नाइपर ने दोनों खवातीन को कत्ल किया। पोप ने इन खवातीन के नाम नाहिदा खलील, अंतून और उनकी बेटी समर बताए। इस बयान में कहा गया था कि 7 दीगर अफराद को उस वक्त गोली मारकर जख्मी कर दिया गया जब वो दूसरों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। ये खुली दहशतगर्दी है। नाज़रीन, इसराइल की बार बार हटदर्मी के बाद इसराइल गजा जंग से मुतल्लिक बरतानवी और जर्मन हुकूमत के लहजों में तब्दीली आने लगी है। अरब मीडिया के मुताबिक बरतानवी वजीर खारजा डेविड कैमरून और जर्मन वजीर खारजा अनालीना बायरबोग ने बरतानवी जरीदे संडे टाइम्स में मुश्तरका कालम लिखते हुए गजा में पायदार जंग बंदी का मुश्तरका मुतालबा किया है। मुश्तरका कालम में दोनों ममालिक के वज़राए खारजा ने लिखा कि गजा में बहुत ज्यादा शहरी मारे गए, जंग को जारी नहीं रखा जा सकता। इसराइल को दिफा का हक हासिल, लेकिन इसे आलमी इंसानी कानून की पासदारी भी करनी होगी। दोनों वज़राए खारजा ने लिखा कि इसराइल को हमास की तरफ से लाहिक खतरा खत्म करने का हक है, लेकिन दोनों ने गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा करने से गुरेज किया और कहा कि हमारा मकसद सिर्फ आज की लड़ाई का खात्मा नहीं हो सकता, दोनों बरसों और नस्लों तक पायदार अमन होना चाहिए। अगर पायदार अमन हो तो गजा में जंग बंदी की हिमायत करते हैं। अरब मीडिया के मुताबिक कालम बरतानिया और जर्मन हुकूमतों के लहजे में अहम तरीन तब्दीली जाहिर करते हैं, क्योंकि दोनों ममालिक इससे कबल इसराइली कार्रवाइयों की भरपूर हिमायत करते आ रहे थे। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के दफ्तर का कहना है कि इसे गजा के शुमाल से इसराइली फौजियों के हाथों मुमकिन तौर पर हज़ारों फ़लस्तीनियों के बड़े पैमाने पर हिरासतों, नारवा सलूक और जबरी गुमशुदगी की इतलात मौसूल हुई हैं। इनमें 100 से ज़ायद ख़वातीन और लड़कियां शामिल हैं, जिनमें से ज़्यादातर को उस वक्त पकड़ा गया जब उन्होंने जनूब की तरफ जाने की कोशिश की या इनके घरों, अस्पतालों, स्कूलों और दीगर पनाहगाहों पर किए गए ऑपरेशन के दौरान ले जाया गया। इंसानी हकूक दफ्तर का कहना है कि रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि हिरासत में लिए गए अफराद में 12 साल से कम उम्र बच्चे और 70 साल की उम्र के लोग भी शामिल हैं। हिरासत में लिए गए बहुत से लोगों के साथ संगीन नारवा सलूक किया गया, जो बाद सूरतों में तशद्दुद के मुतरादिफ हो सकता है। 140 ख़वातीन और लड़कियों के बारे में मुसद्दका इतलात भी मौसूल हुई, जिन्हें मनमानी तौर पर हिरासत में लिया गया और नामालूम मकामात पर रखा गया है। दूसरी तरफ हमास ने गजा में इसराइली हमले मुकम्मल बंद होने तक बातचीत के इम्कान को मुस्तरद कर दिया है और इसराइली वजीर आजम ने भी गजा में जंग जारी रखने का कह दिया है।
حماس نے غزہ پر اسرائیلی حملے مکمل رکنے تک یرغمالیوں سے متعلق مذاکرات سے انکار کر دیا ہے۔ اس کے برعکس عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے آج غزہ میں جنگ جاری رکھنے کا بیان دیا ہے۔ اسرائیلی کابینہ سے خطاب میں غزہ میں مارے جانے والے سپاہیوں کے اہل خانہ کا خط پڑھ کر سناتے ہوئے نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ جنگ میں مارے جانے والے فوجیوں کے خاندان چاہتے ہیں کہ غزہ میں جنگ جاری رکھی جائے اور ہمارے شہری اور فوجی مکمل فتح کے لیے پرعزم ہیں۔ ادھر اسرائیلی فوج کی جانب سے جبالیہ کیمپ، خان یونس اور رفح میں رہائشی عمارتوں پر بمباری جاری ہے۔ حالیہ بمباری میں 20 سے زائد فلسطینی شہید اور سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی اسرائیلی فوج کی جارحیت جاری ہے۔ فضائی اور زمینی حملوں میں مزید 5 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ حماس جنگ بندی کے لیے راضی ہے، لیکن اسرائیل نہیں مان رہا۔ لیکن اسی دوران مصری حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل اور حماس دونوں ہی جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے تیار ہیں، تاہم دونوں فریقین کا معاہدے کی تفصیلات پر اختلاف باقی ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق حماس کی جانب سے رہا کیے جانے والے یرغمالیوں کی فہرست یک طرفہ طور پر تیار کرنے اور اسرائیلی فوج سے پہلے کی متعین کردہ حدود میں پیچھے ہٹنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ناظرین، تازہ صورتحال کے مطابق غزہ پر اسرائیلی جارحیت کا سلسلہ نہ رک سکا، جہاں اسرائیلی فضائیہ کی جبالیہ کیمپ پر بمباری سے مزید 90 فلسطینی شہید جبکہ سینکڑوں زخمی ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فورسز نے غزہ کے کمال عدوان اسپتال کا محاصرہ ختم کر دیا، تاہم عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے شمالی غزہ میں کمال عدوان اسپتال کی تباہی کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ کمال عدوان اسپتال کے غیر فعال ہونے سے 8 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ رفح میں زوردار دھماکے میں رہائشی مکانات کو نشانہ بنایا گیا۔ دھماکے میں 2 افراد شہید اور متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی طیاروں نے خان یونس کے مشرق میں بنی سہیلہ سمیت جنوب مشرقی علاقے میں بھی 2 حملے کیے۔ ادھر مقبوضہ مغربی کنارے میں جنبین کے بعد اسرائیلی فوج کی جانب سے نور الشمس کیمپ پر جارحانہ کارروائی کی گئی۔ اسرائیلی طیارے کے حملے میں مزید 5 فلسطینی شہید ہو گئے، جبکہ اسرائیلی فورسز نے ایمبولینس کو بھی کیمپ میں جانے سے روک دیا۔ حملے کے مقام پر طبی امداد نہ پہنچنے کے باعث 2 فلسطینی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے، جبکہ اسرائیلی افواج نے ایمبولینس کے اندر سے طبی عملے کے ایک اہلکار کو بھی گرفتار کر لیا۔ ناظرین، اب تک سب سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ امریکہ مکمل طور پر جنگ میں کود گیا ہے، لیکن اس بار امریکہ کی اسٹریٹجی مکمل بدل گئی ہے۔ اب امریکہ فلسطینی اتھارٹی کے ساتھ غزہ میں اس کی اپنی سیکیورٹی فورسز کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ امریکی حکومت غزہ کی جنگ کے بعد کی حکمرانی کی ایک ممکنہ حل کے طور پر فلسطینی اتھارٹی PA، خاص طور پر اس کی امریکی تربیت یافتہ سیکیورٹی فورسز کی فعالیت کے حوالے سے کوشش کر رہی ہے۔ امریکی نیوز سائٹ ایکزیوس نے رپورٹ کیا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ فلسطینی اتھارٹی کو تجویز دے رہی ہے کہ وہ غزہ میں اپنی سیکیورٹی فورسز کے ارکان کو دوبارہ فعال کرے تاکہ تنازع کے بعد انکلیو کے لیے مقامی سیکیورٹی اور پولیس فورس تیار کی جائے۔ نیوز سائٹ نے اپنے ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا کہ PA نے حال ہی میں سابق سیکیورٹی افسران سے رابطہ کیا جو ابھی بھی خدمت کے لیے اہل عمر میں ہیں، تاکہ یہ دیکھیں آیا وہ واپس آنے میں ممکنہ طور پر دلچسپی رکھتے ہیں۔ ناظرین، اسرائیل اور فلسطین سے ہٹ کر ایک بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ بدنام زمانہ انڈر ورلڈ ڈان داؤد ابراہیم کو زہر دے دیا گیا ہے۔ ایک چونکا دینے والی پیش رفت میں بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ بدنام زمانہ بھارتی انڈر ورلڈ ڈان داؤد ابراہیم کو زہر دینے کی کوشش کی گئی ہے، جس کے بعد انہیں اسپتال منتقل کیا گیا ہے، تاہم اس خبر کی کوئی سرکاری تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق داؤد ابراہیم کو مبینہ طور پر زہر دینے کے پیچھے ذرائع اور محرکات ابھی تک واضح نہیں ہیں، تاہم اتنا ضرور بتا دیا گیا ہے کہ داؤد ابراہیم کو کسی قریبی شخص نے زہر دیا تھا جسے وہ بیمار رہنے لگا تھا اور نوبت اسپتال میں علاج تک جا پہنچی ہے۔ رپورٹس میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ مبینہ طور پر پاکستان میں مقیم داؤد ابراہیم کی حالت تشویشناک ہے اور اسے سخت حفاظتی انتظامات میں رکھا گیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق پاکستان کے دیگر ذرائع ابلاغ نے ان خبروں کو بے بنیاد اور من گھڑت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ داؤد ابراہیم بالکل ٹھیک ہے اور اپنے محفوظ گھر میں مقیم ہے۔ انہوں نے بھارت پر دباؤ کی صحت کے بارے میں جھوٹی افواہیں پھیلانے کا الزام بھی لگایا تاکہ اس کے ساتھیوں اور حامیوں میں خوف و خراش پیدا کیا جا سکے۔ داؤد ابراہیم دنیا کے انتہائی مطلوب دہشت گردوں میں سے ایک ہے اور اس پر 1993 کے ممبئی دھماکوں کے منصوبہ بندی کا الزام ہے، جس میں 250 سے زائد افراد ہلاک اور ہزاروں زخمی ہوئے تھے۔ داؤد ابراہیم کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ مختلف دیگر مجرمانہ سرگرمیوں میں بھی ملوث ہے، جیسے کہ منشیات کی اسمگلنگ، منی لانڈرنگ، بھتہ خوری اور اسلحے کی اسمگلنگ۔ بھارت کئی دہائیوں سے پاکستان میں داؤد ابراہیم کی موجودگی کا دعویٰ کرتے ہوئے اس کی حوالگی کا مطالبہ کرتا رہا ہے، تاہم پاکستان نے ہمیشہ داؤد ابراہیم کو پناہ دینے سے انکار کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اس کی سرزمین پر نہیں ہے۔ بھارت نے داؤد ابراہیم کی سر کی قیمت $25 ملین رکھی ہے۔
नाज़रीन, दूसरी तरफ जंग के साए अब यूरोपीय ममालिक पर भी मंडरा रहे हैं। साथ ही शुमाली कोरिया और जापान भी आमने सामने आ रहे हैं। शुमाली कोरिया ने 15,000 किलोमीटर तक मार करने वाला एक और बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिया है। चंद घंटों के फर्क से दागा जाने वाला यह दूसरा मिसाइल अमेरिका में भी किसी मकाम को निशाना बना सकता है। शुमाली कोरिया के हुक्काम ने बताया कि अमेरिका खित्ते में जंग का माहौल पैदा करने का इक़दाम कर रहा है। जनूबी कोरिया ने गुज़िश्ता हफ्ते खबरदार किया था कि शुमाली कोरिया बैनुल बर्रे आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल दागने की तैयारी कर रहा है। सेल के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने बताया कि शुमाली कोरिया ने मिसाइल दारुल हुकूमत प्योंगयांग के नज़दीक से समंदर में दागा, जिसने 1000 किलोमीटर का फासला तय किया। जापानी वजारत दिफा ने बताया कि मिसाइल की परवाज 73 मिनट की थी। जुलाई में दागे जाने वाले बैनुल बर्रे आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल ने 74 मिनट की परवाज की थी। पीर को दागा जाने वाला मिसाइल 6000 किलोमीटर की बुलंदी तक पहुंचा और जापान के खसूसी इक्तसादी जोन के बाहर होकाइडो के नज़दीक समंदर में गिरा। माहिरीन का कहना है कि बैनुल बर्रे आज़मी दर्जा बंदी वाले मिसाइल दाग कर शुमाली कोरिया दुनिया पर वाज़े करना चाह रहा है कि वो ऐसे हथियार तैयार कर रहा है जो अमेरिका के कल तक पहुंचने की सलाहियत रखते हैं। अमेरिका ने शुमाली कोरिया की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल्स की मजम्मत की है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने एक बयान में कहा कि दागा गया मिसाइल अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुतअद्दिद करारदादों की खिलाफ वर्जी है। ये मिसाइल शुमाली कोरिया के पड़ोसियों के लिए खतरा और इलाकाई सलामती को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। शुमाली कोरिया की जानिब से मुसलसल 2 मिसाइलों के तजुर्बात अमरीका और जनूबी कोरिया के इंतबाह के बाद किए गए हैं। दोनों ममालिक ने धमकी दी थी कि शुमाली कोरिया ने जोहरी हथियार इस्तेमाल किए तो इसे ख़त्म कर दिया जाएगा। ऐसा लगता है कि अमेरिका और शुमाली कोरिया आपस में एक बड़ी जंग करने जा रहे हैं, क्योंकि जहां पर शुमाली कोरिया ने मिसाइल दागा है वहीं कुछ दिनों बाद अमेरिकी जहाज पहुंचना है और यही वजह है कि अमेरिका ने फौरी मजम्मत भी कर दी है। दोनों ममालिक एटमी ताकत के हामिल हैं। देखना यह है कि मुल्क के 2 बड़े हिस्सों में अगर जंग छिड़ती है तो क्या ये खुदा ने खास्ता आलमी जंग की तरफ तो नहीं जाएगा। लेकिन आखिर में हमेशा की तरह दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस ज़मीन को जंगो जदाल से दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन।